जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अंक शास्त्र पाठशाला में। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कक्षा 10 का मैथ और उसका चैप्टर वन की प्रश्नावली 1.2 को आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप हमारे साथ रहिएगा, तभी आपके चित्र के समझ में आएगा। और अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और एक एक चीज को पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा, तभी आपके चित्र समझ में। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका इसमें दिया हुआ है वह है 140, 140। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले पॉइंट 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 को ऐसे लिखेंगे और सबसे पहले आपको पता है कि इसमें लास्ट में 0 आ रही है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और ये 0, फिर 2 से कटेगा ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 तिगन 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें 156। चलिए 156 के भी हम ऐसे ही करेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 तिया 6, 2 नीम 18, फिर 3 से हो जाएगा 3 निकम 3, 3 तिया 9। अब किससे हो जाएगा? 13 से 1 आ गया। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है 38, 25, यानी कि 3825। अब इसके भी गुणनखंड हम ऐसे ही करेंगे। 38, 25, तो आपको 5 दिख रहा है लास्ट में, तो 5 से करेंगे सबसे पहले। 5 छंग 30 और कितने बचे? नहीं, 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3 हो गए 32। 5 छंग 30 और पंजे पंजे 25, फिर 5 आया, 5 इकन 5 हो गए 26, 5 पंजे 25, बचा 1 हो गए 15 और 5 दिया 15। अब किससे? अब भी 3 से कटेगा। 3 पंजे 15 और 3 इकन 3, अब भी 3 से कट जाएगा। 3 इकन 3, 3 सत्ते 21, अब किससे कटेगा? 17 से। 17 इकन 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या फिर हम इनको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और गुणा 17। ये भी खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है 5005। 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से ही डिवाइड होएगा। ये 5 इकन 5 0 0, 5 इकन 5। अब ये 7 से डिवाइड होएगा। 7 इकन 7, बचे 3 हो गए 30 और 7 चौक 28, कितने बचे? 2, 7 तिया 21। अब ये 11 से हो जाएगा। 11 इकन 11, बचे 3, 11 तिया 33 और 13 इकन 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। ये लो, ये आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें 7429। चलिए इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड ये लीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ये 17 से डिवाइड होएगा। 17 का टेबल इसमें चलाते हैं। 17 का 17 17 चौक 17 क्या 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, 4 बार चला। कितने बचे यहाँ से? 6 हो गए 62।
17 17 51, 17 17 119। अब किससे डिवाइड हो गए? अब 19 से डिवाइड हो गए। 19 दूनी 38, कितने बचे? 5, 19 3 57। तो लो जी, अब ये किससे होएगा? 23 से। 23 इकन 23। और इसके अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM है। तो इसमें आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को सोल्व करेंगे, जो है 26 और 91। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 26 और 91 है के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 26 के क्या होंगे? अगर हम करके देखें तो 26 से कितना आएंगे? 2 से हो जाएगा, और ये 13। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 2 गुना 13। और 91 कितने आएंगे? 7 गुना 13। 13 7 91 होता है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 13। और LCM तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, बाकी तो 13 दूनी 26, 26 7 182। आ गया। अब क्या करनी है? अब करनी है हमें इसकी जांच। जांच में इसमें क्या दिया गया है कि HCF मल्टीप्लाई LCM और इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना निकला हमारा इसमें? 13 है। और LCM कितना आया? 182। और दो संख्याएं हमारी क्या दी गई है इसमें? 26 और 91। तो 13 और 182 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी? ये आएगी 23 66। और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितनी आएगी? 23 66। अब देखिए इसमें LHS बराबर RHS आ गई, तो इसलिए क्या हुआ? प्रूव हो गया, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका 510 और 92। तो चलिए सबसे पहले 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको हमने बताया था कि ऐसे करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 5 से हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 इकन 5। अब 3 से हो जाएगा, 3 इकन 3, 3 से 21। अब 17 से हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका? 2 गुणा 3 गुणा 15 और गुणा 17। ठीक है, अब 92 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितने आएंगे? करके देखना आप। 2 गुना 2 गुणा 23। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें क्या कॉमन है आपका? ये। तो इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा इसका 2। और LCM अगर हम निकालें तो ये 2 तो सेम रहेगा, बाकी जो बचे हम इसकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। और अगर इन सब की हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास? 23 460। ठीक है, ये क्या आया? इसका LCM आया। अब क्या करनी है? फिर वही प्रक्रिया, अब करनी है इसकी जांच। और जांच का आपको पता है कि हमने सूत्र क्या बताया था? HCF मल्टीप्लाई LCM और इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना है इसका? HCF 2 है। LCM कितना है? 23 460। और दो संख्याएं कौन सी हमारी?
510 और गुणा 92। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46 920 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की कितनी आएगी हमारी यही सेम 46 920। अब इसमें एलसीएम एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है बराबर, तो उससे क्या हो गया ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है इसका 336 और 54। 336 और 54, तो 336 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे बताओ, आप निकालिएगा इसको, अब की बार हम नहीं बताएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। और अगर 54 के करें तो 2 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो यहां से एक तो कॉमन ही आया और एक कॉमन ही आया, तो इसका मतलब क्या है कि HCF कितना आया इसका हमारा 2 गुणा 3 यानी कि 6 और LCM कितना आया इसका 6, तो हमारा ये है ही। अब बाकी जो बच रहा है इसको ले लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा 3 गुणा 3। अब इन सब के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30 24। अब जब 30 24 आया फिर वही प्रक्रिया करनी है हमें, क्या कि जांच करनी है, तो जांच इधर कर लेते हैं हम। जांच LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम आया 30 24 और एचसीएफ कितना है हमारा 6। दो संख्या कौन कौन सी हमारी 336 और 54, 336 और 54। चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा 18 144, ठीक है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितने आएंगे 18 144। तो इसमें एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए क्या हो गए यानी कि दोनों ही साइड हमारी इक्वल आ गई, तो इसलिए क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमें किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया तीसरे का फर्स्ट पॉइंट है 12 15 और 21। तो क्या करना है, बस इसमें क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे हमारे 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के क्या आएंगे 3 गुणा 5 और 21 का क्या आएगा 3 गुणा 7 यानी 3 से 21 मास्ती है 15 हो। तो इसमें से क्या कॉमन है हमारा 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो क्या हुआ इसका मतलब ये HCF होगा, तो 3 HCF है। और LCM क्या होगा, ये 3 तो यहाँ पे सेम उतारना है हमको 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 दूनी कितने होते हैं 140, 140 दिया 420, ठीक है। तो ये इसके HCF और LCM आ गए हमारे पास, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट की क्या दिया गया है हमें, इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें 17 23 और 29। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि तीनों क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। 17 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएंगे 1 गुणा 17, 23 का कितना आएगा 1 गुणा 23
और 29 का कितना आएगा 1 गुना 29। तो अगर यहां से हम देखें कि HCF कितना आ रहा है, यहाँ सीधा सीधा दिखा है आपको, 1 कॉमन तीनों में है हमारा, तो 1 आएगा। और LCM अगर हम निकाले तो 17 गुणा 23 और गुणा 29। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी 11 33 नहीं, यानी 11,339। ये क्या हुआ, इसका एलसीएम आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही आसान होती है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपसे डिवाइड आना चाहिए। अगर आपसे डिवाइड आता है तो ये आप अच्छे तरीके से। और इसका नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है। थर्ड में क्या दिया गया है, और थर्ड है इसका 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 3, 1 भी लगा देते हैं इनके साथ में। और 25 का कितना आएगा 5 गुणा 5, यानी 5 पंजे 25 होता है और 1। तो इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा, तो एक कॉमन दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, HCF 1 होगा इसका। और LCM कितना होगा, यही 2 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया। अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आएगा 1800। करके देखना आप इसको, तभी आपके समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तभी आपको जब आप खुद से करके देखेंगे तो तभी आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 1800 और एचसीएफ कितना आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ और दो संख्याएं दी गई हैं 306, 657 और इसका एचसीएफ कितना दिया है बराबर में 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 दो संख्याएं दी गई, यानी कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका भी हमारे पास एक सूत्र है। अभी हमने जो जांच में आपको सूत्र बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम इसको उसी विधि से निकालेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या क्या दिया गया कि एचसीएफ 306 और 657 और एचसीएफ दिया गया है इसका 9। तो हम यहाँ पे एलसीएम को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ कितना है इसमें 9 दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है। और दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारी 306 और मल्टीप्लाई 657। और एलसीएम अगर हम निकाले तो मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में आ जाएगा इधर ये 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, तो कितना आ गया 34। और 34 और 657 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 22 33 8। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर यही है। नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्या करना है, हमें जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए जांच कर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, तो उसमें क्या दिया गया कि यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो जब 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। यानी कि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से भी डिवाइड होती है।
ठीक है, तो चलिए उसको आगे देखते हैं इसमें। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 रखेंगे। यानी कि अगर इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगी, तो यानी कि जो 6 की पावर n है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, परंतु यह संभव नहीं है। पर आपको पता है कि अगर 6 की पावर n के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या है, संभव नहीं है। तो परंतु यह संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 6 की पावर n के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 2 गुणा 3, 2 3 6, इसकी पावर n लगेगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो इसलिए 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 व 3 होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 होगा, क्योंकि यहां से कितना है हमारे पास, 2 और 3 ही आया है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी 2 और 3 ही होगा। इसलिए जब इसका गुणनखंड 2 और 3 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यह 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से विभाजित नहीं होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है हमें कि 6 की पावर n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी कि 2 और 3 के सिवा इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड ही नहीं है। जब गुणनखंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जब गुणनखंड ही इसके 2 और 3 आए, और अगर 5 से डिवाइड होना है तो उसमें 0 आएगी, तो उसमें 0 तो कहीं पे आ ही नहीं रही। ठीक है, तो जब 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। ठीक है, 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। एक बार अच्छे से ध्यान से इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इनको हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भाज्य संख्याएं होगी तो वह अपने और एक के अलावा भी किसी तीसरी, चौथी या पांचवी संख्या से डिवाइड होंगे। जब डिवाइड होंगे तो क्या होगा, भाज्य संख्या। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसकी एक लाइन क्या लिखनी है हमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल
के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। इसलिए देखो इसमें क्या लिखा गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यानी कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है हमारी तो वह क्या होगी, वह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 3 या उससे अधिक होंगे। यानी कि एक और उस संख्या खुद को छोड़ करके तीसरा भी कोई उसका गुणनखंड होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या ये है उसके 1 2 3, तो 3 के अलावा भी यहां पे अगर 13 को ऐड करेंगे तो चौथा भी यहां से निकल जाएगा। ऐसे ही इधर देखे कितने सारे हमारे अभाज्य गुणनखंड हो रखे हैं। जब 2 या उससे अधिक हमारे अभाज्य गुणनखंड आए तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या, इसलिए यह संख्या भाज्य है ना। तो इसलिए संख्या क्या है, भाज्य। जब गुणनखंड 3 या उससे अधिक प्राप्त हो में तो वहां से क्या होगा हमारा, वह संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। और आपको पता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ ही निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 2 संख्याएं इसमें से मिली है हमें, एक 18 और एक 12। तो इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम क्या करना है, एलसीएम निकाल लो। तो जो भी एलसीएम आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 12 और 18 का। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सिंपल से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुना 2 2 दूनी 4 या 12 और 18 के करेंगे हम तो क्या आएगा, 3 या 9 दूनी 18, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ये इसमें कॉमन है और ये इसमें कॉमन है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम हमारा, जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो बचे हैं उसको भी लिख लेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो 36 का क्या आया इसका, 36। तो 36 क्या आया इसका एलसीएम। जब 36 एलसीएम आ गया तो इसलिए यानी कि इस प्रकार 36 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एलसीएम हमारा क्या आया 36। तो इसलिए क्या है कि 36 मिनट के बाद यह पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।